अभी में अब बात मुंबई में बनने वाली हलाल टाउनशिप की करते हैं। मुंबई के करजत के पास एक ऐसी टाउनशिप बन रही है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई जा रही है, जिस पर विवाद अब बढ़ गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है और एनएचआरसी ने हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट के विज्ञापनों को असंवैधानिक बताया। साथ ही पूछा गया कि इसे रेरा ने कैसे अप्रूव किया। एनएचआरसी ने करजत में बन रहे हलाल सोसाइटी को लेकर महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल हलाल सोसाइटी का एक विज्ञापन सामने आया जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की बात कही गई। विज्ञापन में मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। दावा किया जा रहा है कि यह सोसाइटी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होगी, जिसे एनएचआरसी समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए अब नोटिस जारी कर चुका है और जवाब मांगा है। दरअसल हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप का एक विज्ञापन सामने आया जिसे लेकर विवाद हो रहा है। विज्ञापन में एक महिला हिजाब पहने हुए दिखाई देती है जो टाउनशिप को समान विचारधारा वाले परिवारों के लिए एक प्रामाणिक सामुदायिक जीवन और हलाल एनवायरनमेंट में बच्चों की सुरक्षित परवरिश का वादा करती है। वीडियो में नमाज के लिए मस्जिद और सामुदायिक सभाओं का भी जिक्र है। विज्ञापन में कहा गया है कि जब सोसाइटी में अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो सही नहीं है। सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर और ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, यहां लाइक माइंडेड फैमिलीज रहेंगी। बच्चे हलाल एनवायरनमेंट में सुरक्षित बड़े होंगे। बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिलेगी। प्रेयर प्लेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे। ये निवेश न सिर्फ आपकी फैमिली बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और एनसीपीसीआर के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस हलाल सोसाइटी के इस विज्ञापन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह विज्ञापन नहीं विष व्यापन है। मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमान मजहब वालों के लिए हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है। ये नेशन विद इन द नेशन है। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है। अब हलाल सोसाइटी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने इसे जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विज्ञापन बताया। मुसलमानों के लिए अलग से हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें मस्जिद का निर्माण और उसकी खुलेआम जाहिरातबाजी करना, ये पूरी तरह से असंवैधानिक इस प्रकार की बात है। साथ में समाज में अशांतता निर्माण करने वाली और समाज के 2 गुट में तेढ़ निर्माण करने वाली ये बात है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को खत लिखकर मैं इस एड के ऊपर पाबंदी डालने की मांग भी मैं कर रहा हूं। बीजेपी ही नहीं, शिवसेना भी इसके विरोध में उतर आई है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इसे जिहाद का खुल्लम खुल्ला खेल बताया। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने लिखा कि सुकून एम्पायर हाउसिंग जिहाद का खुल्लम खुल्ला खेल है। जो काम बाकी मुस्लिम बिल्डर्स चुपके चोरी से कर रहे हैं, यहां सरेआम खुलेआम हो रहा है। अगर जैन बिल्डर्स ओनली फॉर वेजिटेरियंस करते हैं तो ये भी गलत है। बीजेपी और शिवसेना ही नहीं, शरद पवार की एनसीपी भी इसका विरोध कर रही है। एनसीपी नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी इसका विरोध किया और कहा कि जाति धर्म के नाम पर ऐसा करना असंवैधानिक है। इस देश में सब समाज के, सब जाति धर्म के लोग रहते हैं। इस राज्य में सब जाति और धर्म के लोग रहते हैं। इस सिटी में या शहर में सब जाति और धर्म के लोग वहां पे रहते हैं और रहते आए हैं। तो कोई भी बिल्डिंग का अगर पब्लिसिटी या प्रमोशन वहां पे सिर्फ कास्ट बेस या रिलीजन बेस किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करती। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी समाज या जाति धर्म के लोग हैं, इस तरह का डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं कर सकते, ऐसा हम सबका कहना है। ये जो पूरा मामला है ये हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट के उस वीडियो से जुड़ा हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, ट्रेंड कर रहा था, जिसमें एक महिला बता रही थी कि ये जो खास एक समुदाय के लिए टाउनशिप बनेगी, इसमें किस तरह के फायदे होंगे, कैसे इसके अंदर मस्जिद होगी, इसके अंदर प्रेयर रूम होगा, साथ ही इस टाउनशिप में क्या क्या इस खास समुदाय के लिए सुविधा की चीजें होंगी। उसके बाद एनएचआरसी ने एक नोटिस जारी किया। बीजेपी नेता की तरफ से मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई। साकेत हमारे साथ बने
हुए हैं। साकेत, अपनी बात पूरी करिए। उससे पहले दर्शकों को यह भी बता दें कि इसको लेकर अब शिवसेना की तरफ से भी विरोध व्यक्त किया गया है और यहां तक बात कही जा रही है कि ये तो नेशन विद इन नेशन वाली बात हो गई है। मुसलमानों के लिए जो टाउनशिप बनाई जा रही है, दरअसल ये पूरा विवाद उस पर है। मुंबई के पास करजरत का इलाका, जहां मुसलमानों के लिए इस टाउनशिप का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर एनएचआरसी ने अब महाराष्ट्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। अब अगली खबर आपको महाराष्ट्र से ही बता दें। एक तरफ इस सोसाइटी को लेकर बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लेडी आईपीएस को धमकाने के मामले में आज डिप्टी सीएम अजीत पवार सफाई दे सकते हैं। दोपहर 1 बजे अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो अपनी बात सामने रख सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सोलापुर जिले का है, जहां लेडी आईपीएस अफसर अंजलि कृष्णा पुलिस टीम के साथ बालू के खनन को रोकने के लिए पहुंची थी। इस दौरान सैंड माइनिंग करने वालों ने अजीत पवार को फोन कर दिया। अजीत पवार ने डीएसपी अंजलि कृष्णा को वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन डीएसपी ने पूछा, आप कौन? मैं कैसे मान लूं कि जो कॉल पर है वो डिप्टी सीएम है? लेडी आईपीएस ने अजीत पवार को वीडियो कॉल करने को कहा। इसके बाद अजीत पवार को वीडियो कॉल करनी पड़ी। वीडियो कॉल पर बात करने के बाद डीएसपी अंजलि कृष्णा टीम को लेकर लौटी। लेडी आईपीएस ने सिर्फ फोन पर बात करके विश्वास नहीं किया, ड्यूटी के लिए डिप्टी सीएम से वीडियो कॉल करने को कहा। जब इस बात का यकीन हुआ कि डिप्टी सीएम का आदेश है, तब वो अपनी टीम को लेकर वापस लौटी। लेकिन ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अब अजीत पवार इस पर अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। सोलापुर का यह मामला है जहां बालू खनन रोकने के लिए यह महिला अधिकारी पहुंची थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात करा दी। अब 1 बजे इस मामले को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, जो पूरी बातचीत हुई है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मामले में सफाई देंगे। बिल्कुल, देखिए सफाई देना बिल्कुल लाजमी बनता है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को पोर्ट्रे किया जा रहा है, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से जितने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं उसके मुताबिक उनका कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं अजीत पवार की छवि एक तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो सुनील तटकरे और बाकी लोगों का बयान, जो कि पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि अजीत पवार किसानों के मुद्दे को लेकर वहाँ से बात कर रहे थे। अब जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, अगर आप देखें तो जो बातचीत हो रही है उसमें एक तरह से नजर आता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक महिला अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर बातचीत होती है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्या ब्रीफिंग दी गई थी कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये भी एक बड़ा सवाल है। जितने भी पॉलिटिकल सूबे के लोग हैं उनका कहना है कि कई बार ऐसी हरकतें कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं की तरफ से की जाती है कि अपने वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, उन्हें एक अलग तरह से ब्रीफिंग दी जाती है, जिसके बाद मुद्दा किसी और तरफ बढ़ जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा बनता है कि इस मामले में क्या ब्रीफिंग दी गई थी उन कार्यकर्ताओं की तरफ से, और कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उप मुख्यमंत्री का जिस तरह से रिएक्शन आया उस पर भी कई सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से अंजलि कृष्णा बात करते हुए नजर आ रही हैं, उन्होंने औपचारिक तौर पर अगर देखें तो जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया। लेकिन जो अंदाजे बयां था डिप्टी सीएम का अजीत पवार का, उस पर अब सवाल खड़े होंगे और इस सवालों के जवाब वो कैसे देंगे, क्या सफाई देते हैं, क्यों उन्हें फोन करना पड़ा एक आईपीएस अधिकारी को, इस अंदाज में क्यों बात करना पड़ा, इन तमाम सवालों के जवाब अब देने होंगे अजीत पवार को। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां
बार बार तेंदुए बाघ गुलदार के आतंक से खौफ की जो तस्वीर है वो मंजर देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी कुछ यही तस्वीर, यही हालात। यूपी के सीतापुर की बात करें तो यहाँ तेंदुए ने कहर बरपा रखा है। एक हफ्ते के अंदर कई मवेशियों का शिकार किया। तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने का वीडियो सामने आया। तेंदुए की गुर्राहट से लोगों में दहशत का माहौल है। बाघ के आतंक से पहले ही लोग परेशान थे, अब तेंदुए के आतंक से लोग डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी 2 तेंदुए देखे गए। चमन आश्रम के पास कार सवार ने वीडियो बनाया तो वहीं खेतों के अंदर तेंदुआ नजर आ रहा है। बिजनौर की बात करें तो यहां गुलदार के अटैक से 8 मासूमों की जान चली गई है। बच्चा पास के इलाके में सामान लेने जा रहा था। 8 साल का बच्चा है, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। खींचकर खेतों की तरफ गुलदार 8 साल के बच्चे को ले गया। लोगों ने शोर मचाया। उसके बाद गुलदार बच्चे को छोड़कर मौके से भागा, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच पाई। वहीं उत्तराखंड के बाजपुर की बात करें तो इस इलाके में भी गुलदार के देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। घायल हालत में गुलदार पड़ा था, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर कब्जे में ले लिया। आइए आपको सबसे पहले सीतापुर की तस्वीर दिखाते हैं। सीतापुर में पिछले 1 हफ्ते से तेंदुए का आतंक है, जिसका वीडियो सामने आ गया है। तेंदुआ गुर्राते हुए खेतों में छिपा हुआ नजर आ रहा है। कई मवेशियों को शिकार बना चुका है। वीडियो सामने आने के बाद अब लोग दहशत में हैं। अब खूंखार तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घूम रहा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है। वन विभाग की टीम स्पॉट पर तैनात है। तेंदुए के पैरों के निशान के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग की टीम पैरों के निशान की तलाश में जुटी हुई है। कॉम्बिंग कर तेंदुए पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। पिंजरा भी लगाया गया है। लोग हालांकि दहशत में हैं और यही कारण है कि घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, खेतों में जाने से डर रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी में जुटी है। जल्द ही तेंदुए पर काबू पाने का दावा भी वन विभाग की टीम की तरफ से किया जा रहा है। जी, हमने यहाँ पर बाग की तरफ उत्तर साइड में लिप्टिस है। लिप्टिस के पेड़ों में यहाँ गांव तरफ दिखाई पड़ा शाम को। उसके दहशत से घबराहट मची गांव में घबराहट मची। से भर रात भर जागा और दौड़ धूप मची रही। गाँव वालों में भय व्याप्त है। यहाँ जहाँ हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ से कितनी दूरी है उस जगह पे? यहाँ से थोड़ी दूर है, 200 मीटर 100-200 मीटर की दूरी पर देखा गया। तो लगभग आबादी के पास पहुँच गया। सीतापुर में तेंदुए की तस्वीर एक तरफ सामने आई तो दूसरी तरफ बाघ की दहाड़ से लोग सहमे हुए हैं। महोली में करीब 15 दिनों से बाघ की दहशत है। रिहायशी इलाके की तरफ बाघ के पंजों के निशान देखने को मिले हैं। कई मवेशी शिकार हो चुके हैं। बाघ की दहाड़ लगातार सुनी जा रही है, जिसके चलते लोग डरे हुए हैं। बाघ की तलाश के लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है। बाघ की दहाड़ लगातार सुनी जा रही है, लेकिन अब तक बाघ पर काबू नहीं पाया जा सका है। हम लोग पहुंचे हैं महोली के कुलौरा गांव में, जहां महज 100 मीटर की दूरी पर बाघ की दहाड़ अभी हम लोगों ने सुनी। हमारे साथ जो ग्रामीण आए थे, जो हम लोगों को यहाँ लेके पहुंचे थे, उन्होंने भी उस आवाज को सुना। हम आपको बता दें तो देखिए, जब हम लोग उस आवाज को सुन के दहशत में आ गए तो ये ग्रामीण किस तरीके से दहशत के साए में बीते 5 वर्ष से जी रहे हैं और पिछले 15 दिन से ज्यादा ये दहशत के माहौल में जी रहे हैं। आधा घंटे ढक रहा है इसमें, आधे घंटे थे इसमें। अगर टीम आ जाए तो हाँ, अभी तो मिल जाएगा ये। अगर जो टीम पहुंचे तो ट्रैंकुलाइज कर सकती है, लेकिन उनका कहना है कि अगर जो पास में पानी होता है 300-400 मीटर की दूरी पे, तो हम वहां पे ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको पानी मिल जाएगा जो ट्रैंकुलाइज करने के बाद, तो उसकी मौत हो सकती है। इस तरीके का उनका मानक है, जो उनका बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का मानक है, तो इसलिए वो इस लोकेशन को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी बताया कि इस लोकेशन पे वो है? हाँ, हम लोग बताते हैं कि इसी जंगल में है। हम लोग देखते हैं भी, हम लोग कहते हैं जंगल में है इसमें, कभी मानते नहीं कि तुम लोग उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से खबर है, जहां तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद के कांट में चमन ऋषि आश्रम के पास 2 तेंदुए नजर आए और उसके बाद लोग दहशत में हैं। दोनों तेंदुए खेतों में छिपे हुए थे। गाड़ी की हेडलाइट पड़ने पर हलचल करने लगे और खेतों के अंदर भागते हुए देखे गए। रिहायशी इलाके में तेंदुए के देखे जाने के बाद अब लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम को तैनात कर दिया गया है। पैरों के निशान के जरिए तेंदुए को वन विभाग की टीम ढूंढने में जुटी हुई है। और अब खबर बिजनौर से, जहां गुलदार के हमले में एक मासूम की जान चली गई। 8 साल का बच्चा घर से कुछ सामान लेने के लिए गया था, तभी गुलदार ने हमला कर दिया। खींचते हुए खेतों में ले गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। गंभीर रूप से घायल कनिष्क ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3 साल में गुलदार के हमले में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब ये 8 साल का मासूम भी इस पर हमला किया गया। शोर मचाने पर गुलदार भागा जरूर, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच पाई। ये सामान लेने आता, कुछ दुकान पर था, वो उठा ले, चप्पल में गिर गई, जब भाग कर गया वो आधे 10 रुपये भी तो रास्ते में मिले। अब आप लोग क्या चाहते हैं? बस जो सरकार जवाब साहब, हम तो गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी बेचारे हैं। अच्छा, क्या गांव में कोई पिंजरे या किसी तरह की अरे कुछ नहीं है साहब, अंधेरा कायम है, तो अंधेरा में जनता ही परेशान, कुछ भी अंधेरा है। सूचना थाना मंडावली में प्राप्त हुई थी कि गांव रामदास वाली में एक बालक है, उस पर एक गुलदार ने हमला कर दिया है, वो घायल हो गया है। सूचना पर तुरंत पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसको उपचार हेतु अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस और वन विभाग की टीम द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। अब उत्तराखंड के बाजपुर की बात कर लेते हैं। गुलदार की दहशत यहां पर भी है। गुलदार की सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई, मौके पर टीम पहुंची, गुलदार को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। बाजपुर में आए दिन गुलदार दिखाई देते हैं, जिससे इलाके के लोग अब दहशत में हैं। देखिए किस तरह से वन विभाग की टीम ने गुलदार की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया। पानी में फंस गया था। हम लोगों को अभी तुरंत किसी द्वारा दूरभाष में बताया गया कि लेवड़ा नदी में जो है गुलदार जो है घायल अवस्था में फंसा पड़ा है। तो हम लोग जो है तुरंत बन्नाखेड़ा रेंज से आए हैं, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर। तो हम लोग तत्काल अपनी टीम लेके जाल वाला आवश्यक सामान जो है उसको लेके यहाँ आए और हमने जो है गुलदार को जो है सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। तो इसको अब सीधे रेस्क्यू सेंटर ले जाएंगे, वहाँ इसका उपचार करने के बाद जब सही हो जाएगा तो जंगल छोड़ देंगे। और अब खबर अलवर से, जहां धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मिशनरी हॉस्टल में रेड डालकर 52 बच्चों को छुड़ाया गया है। आरोप है कि गरीब बच्चों को शिक्षा के नाम पर यहां धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। बच्चों को दूसरे धर्म के प्रति नफरत सिखाई जा रही है। पुलिस की टीम जैसे ही हॉस्टल के अंदर पहुंची, भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। डरे सहमे बच्चे स्कूल की दीवार से कूद गए, भागने की कोशिश करने लगे। 6 से 17 साल के बच्चे यहां रखे गए थे। ज्यादातर बच्चे गरीब फैमिली के बताए जा रहे हैं, जिनको शिक्षा के नाम पर यहां लाया गया था, लेकिन ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हॉस्टल में सिखा रहे थे, भगवान को मानोगे तो नर्क जाओगे। मूर्ति को पानी में डालकर कहते ये डूबती है, क्रॉस नहीं डूबता। ईसाई धर्म को मानने के लिए देवी देवताओं के प्रति घृणा, द्वेष भरी जा रही थी। पुलिस ने जैसे ही हॉस्टल में रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया, बच्चों में दहशत मच गई। डरे सहमे ये बच्चे दीवार से कूदकर भागने की कोशिश करने लगे। ऊपर जो व्यक्ति मौजूद था वो भी इन्हें नीचे कूदने के लिए कह रहा था, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर इन्हें कूदने से रोका। हॉस्टल के अंदर मौजूद 52 बच्चों को पुलिस ने छुड़ाया, जिनकी उम्र 6 से 17 साल के बीच है। 8 से 9 बच्चे दिल्ली के रहने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज के ये बच्चे हॉस्टल में अंदर ही रहा करते थे। बेटा रो मत, रोए मत, सुन रोए मत, कोई दिक्कत ना, आराम, चुप हो चुप। बेटा हाथ पैर टूट जाएंगे, ऊपर से मत कूदो, हम तुम्हारे लिए आए। इन बच्चों को ऊपर से मत कूदाओ, पहले बता रहा हूं। बेटा ऊपर से क्यों कूद रहे हो तुम लोग? ऊपर से क्यों कूद रहे हो? कोई बोल रहा है कि अंदर से ऊपर से कूदने के लिए? नीचे चलो, सब नीचे चलो, ऊपर से कोई मत कूदो। ताला तोड़ दो तुम अंदर से, सारे मिलकर ताला तोड़ दो। हमने तुम्हारे लिए आए, टेंशन मत लो। अब हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि बच्चों को हॉस्टल के अंदर मारा पीटा जा रहा था, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। अहमदाबाद के रहने वाले अमृत सिंह और अलवर के रहने वाले सोनू राय सिख को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ एक जो गांव है, उस गांव में एक चर्च बना हुआ है। कहने को तो एक स्कूल जैसा है, लेकिन वास्तव में तो क्या वो चर्च है। लगभग 52 बच्चे उसमें छोटे, जिनकी उम्र 8-10 साल से लेकर 15 साल तक की है। ऐसे 52 बच्चों को वो वहाँ पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। साथ ही उनको जो है रोज बाइबल का पाठ पढ़ाना, प्रेयर करवाना, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उनको उकसाना, उनको गलत बातें बताना, इस तरह की हरकतें वो करते आए हैं।
दरअसल उन्हें यह सिखाया जा रहा था कि भगवान को मानोगे तो नर्क में जाओगे। मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस उनके साथ पूछताछ करेगी। हालांकि और छानबीन की जा रही है। कुछ और अगर आरोपी हो सकते हैं तो उनकी तलाश की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है वो सीकर में पकड़ा गया था, वहां से जमानत पर छूटकर अलवर आया था और उसके बाद कुछ और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गरीब बच्चों को सस्ती शिक्षा के नाम पर, हॉस्टल के नाम पर अपने पास रखते हैं और धर्म संदर्भ में जो है गलत बातें उनको सिखाते हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहता है कि उन बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जाए। इस संदर्भ में हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जिले में हमारे पास में कुछ और जगह से इनपुट आया है जहां पर लोग धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग बहुत ही सिंपल भाषा में ये एहसास कराते थे कि जो ईसाई धर्म है उसकी क्या अच्छाई है और हिंदू धर्म और जो भी सिख धर्म है इनकी क्या कमियां हैं, उनको और उस बारे में अनसाइंटिफिक बातें ये लोग कहते थे और उसके जरिए छोटे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होते उनको ये लोग कन्विंस करते थे। इसके अलावा क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोई फाइनेंशियल हेल्प ये लोग प्रोवाइड करते थे। इसमें फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड FMPB नाम की एक संस्था का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। इस संदर्भ में राजस्थान में पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, अकोला से, जहां पुलिस ने अपराधियों की परेड निकाली। इसके साथ ही व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया है। 31 अगस्त को बदमाशों ने व्यापारी सूफियान की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। घटना के बाद कल पुलिस ने हत्यारों को घटनास्थल पर वो लेकर पहुंची और सीन रिक्रिएट किया गया। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की परेड निकाली। व्यापारियों ने न्याय की मांग को लेकर पुलिस के साथ पैदल मार्च निकाला। मार्च निकालने वाले लोगों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। अभी एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आ रही है, जहां पुलिस ने दबंग प्रधान सद्दाम हुसैन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामूली सा विवाद था जिसमें सद्दाम ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर युवकों को बड़ी बेरहमी से पीटा। युवकों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए। जब तक अधमरा नहीं कर दिया तब तक पीटता रहा। तस्वीरें देखिए, दबंग प्रधान सद्दाम आपको दिख रहा होगा, युवकों की बड़ी बेरहमी से पिटाई करता हुआ। पिटाई का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। पिटाई कांड का मुख्य आरोपी सद्दाम हुसैन गोली लगने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि सद्दाम हुसैन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए अपनी हिरासत में ले चुकी है। और एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां दिन दहाड़े युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। बदमाशों ने युवक को घर के बाहर बुलाया और फिर चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे युवक पर हमला किया गया है। भोपाल में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आप देखिए, स्कूटी में 2 बदमाश आते हैं, फिर आवाज देकर युवक को बाहर बुलाते हैं। पहले बदमाशों ने बहस कर उसे बातों में उलझाया। इसी बीच एक युवक ने चाकू निकालकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक भी बिना जान की परवाह करते हुए बदमाशों से भिड़ गया और चाकू उनसे छीन लिया। हमले के बाद से दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। ये तस्वीर आप देखिए, स्कूटी से 2 लोग आए और उन्होंने पहले इस युवक को बाहर बुलाया। एक जो ब्लैक शर्ट में आपको युवक दिख रहा है, उसने चाकू धीरे से निकाला और ये चाकू से ताबड़तोड़ हमला युवक पर शुरू कर दिया। भोपाल के बाद अब खबर महाराष्ट्र के मुंबई से सटे पनवेल से आ रही है, जहां युवक को समझाने गई पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी एक मकान में जबरन घुस गया और मकान खाली करने के लिए कहने लगा। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और समझाने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस दौरान उसने एक गर्दन पर चाकू रखकर लड़की को मारने की धमकी दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से हत्या के मामले में जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। महाराष्ट्र के लातूर हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पति ने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की थी और हत्या के बाद लाश को सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दिया था।
पुलिस ने हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से पति ने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और फिर उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वो खुद ही थाने पहुंच गया। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने पत्नी का मुंह तकिए से दबाया और जब उसकी मौत हो गई तो आरोपी ने शव को एक बैग में भरकर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां एक दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक हमलावर ने युवक को कोचिंग सेंटर से बुलाया, उससे कुछ देर तक उसने बात की और फिर उसे गोली मार दी। गोली मारते ही हमलावर बाइक से मौके से फरार हो गया। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। गोली लगने के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये वही युवक है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 2 युवक बहस कर रहे थे, एक खाली हाथ था और दूसरा जो बाइक से आया था उसके हाथ में पिस्टल थी। कुछ देर तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, लेकिन बहस इतनी बढ़ गई कि एक जो बाइक से युवक आया उसने अचानक से पिस्टल निकाली और दूसरे युवक के सीने पर तान दी। बात यहीं खत्म होती तो माजरा ठीक भी हो जाता, लेकिन बात और आगे बढ़ी और इस बार युवक ने सामने वाले पर ना सिर्फ पिस्टल तानी बल्कि फायरिंग कर दी। गोली चलाते ही हमलावर घबरा गया, फौरन अपनी बाइक उठाकर मौके से फरार हो गया। उसका ये सीसीटीवी अब सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली आया है उसमें कि एक दूसरे को बातें कर रहे हैं और किसी वीडियो को लेकर इनमें झगड़ा हो रहा है और उसमें वीडियो को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आप हमें मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो स्पष्टतः उसमें जो चीज़ें सुनाई दे रही हैं लगता है कुछ आपत्तिजनक है उस वीडियो में ऐसा, जिसको लेकर इन दोनों में झगड़ा है। एक दूसरे को जानते हैं, उसी में इनमें बहस होती है आपस में और उसी क्रम में अभियुक्त द्वारा राहुल को गोली चला दी जाती है और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है।